नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, जिले में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस अधीक्षक हरदोई ने आगामी त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से स्वयं पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मुख्य मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की है। इस दौरान आमजन से संवाद करते हुए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के दौरान बात करें तो सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता ने भी पुलिस की सक्रियता और तत्परता की सराहना की। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। ये जो आगामी त्योहार है, हमारा जो धनतेरस उसके बाद दिवाली है, उस क्रम में हमारे सभी थाना क्षेत्र के अंदर सभी अधिकारियों के द्वारा पैदल गश्त की जा रही है और ये लगातार 2-3 बार की जाएगी और जब तक सारे त्योहार नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक लगातार चलती रहेगी। खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें जिले के मखनपुर पुलिस को दीपावली से पहले बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस टीम ने मंदिर वाली गली कस्बा मखनपुर में दबिश देकर 6 कार्टून अवैध शराब अवैध पटाखे और 2.5 बोरे देशी बम बरामद किए हैं। कुल जब्त वजन लगभग 1 क्विंटल 75 किलोग्राम बताया गया है। मौके से आरोपी गौरव गुप्ता पुत्र दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई जो है पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश के आदेश पर दीपावली से पूर्व चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी चमन शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं बात करें तो आरोपी के खिलाफ धारा 4/9B विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा और जन सुरक्षा को देखते हुए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिरोजाबाद से अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज सर क्या कार्रवाई हुई है? और देखिए, श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा अवैध पटाखों के भंडारण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में लगातार अभियान जनपद फिरोजाबाद में चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में अग्निशमन अधिकारी जनपद फिरोजाबाद, उप जिलाधिकारी सिकोहाबाद, थाना मक्खनपुर पुलिस द्वारा एक गुप्त सूचना पे थाना मक्खनपुर की एक जगह पे दबिश दी गई, जहाँ पे अवैध पटाखों का भंडारण प्राप्त हुआ है। इसमें आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जा रही है। जिले में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कोतवाली पुलिस टीम के साथ उन्होंने बाजारों और मुख्य मार्गों पर गश्त अभियान चलाया है। इस दौरान 3 सवारी करने वालों के चालान काटे गए और बिना नंबर प्लेट वाहन को सख्त चेतावनी दी गई है। आतिशबाजी को लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि शहर में किसी भी तरह के अवैध आतिशबाजी या गोदाम पाया गया तो बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होगी। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने दुकानों के बाहर पुलिस तैनाती और वाहनों की सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। नगरवासियों ने क्षेत्राधिकारी की इस सक्रियता की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारी ही त्योहारों में शांति की गारंटी हैं। संभल से सोनू वाशरने की रिपोर्ट। दीपावली व अन्य पर्वों के हाईलाइट के दृष्टिगत थाना बहजोई क्षेत्र में व्यस्ततम इलाकों में बाजार और सराफा मुख्यतः पूरे थाना फोर्स के साथ में पैदल गश्त की गई तथा यह भी जानकारी की गई साथ ही कि कहीं किसी के द्वारा पटाखे आदि का कोई अवैध भंडारण तो नहीं किया गया है। इससे जनमानस में जो है एक सुरक्षा की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है। हमारे द्वारा लगातार ही ये चेकिंग की जा रही है। किसी के द्वारा यदि विस्फोटक सामग्री या पटाखे अवैध रूप से भंडारित किए जाएंगे तो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिले के जरीफनगर थाना क्षेत्र में खाकी पर गंभीर सवाल उठे हैं। बता दें आपको, गांव सूरजपुर निवासी जयपाल यादव ने आईजी बरेली को प्रार्थना पत्र देकर थाना पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। जयपाल के मुताबिक अगर बात करें तो 5 अक्टूबर को इस्लामनगर कस्बे में रामलीला मेला देकर लौटते समय गाँव के एक युवक और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की, 600 रुपए और सोने की चेन छीन ली। वहीं बता दें आपको, पीड़ित ने जब थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने उल्टा उसे 12 घंटे थाने में ही बिठाए रखा और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दे डाली। आरोप ये भी है कि घटना को 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि आरोपियों का अवैध तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मामला अब आईजी तक पहुंच गया है, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये बड़ा सवाल है। बदायूं से जयपाल यादव की रिपोर्ट। मेरा मामला ये था, मैं मेला में से जा रहा था, रास्ते में मेरा गांव का आताश और 2 साथी और थे। उन्होंने मेरी मारपीट की और आताश नामे व्यक्ति ने तमंचा भी धरा मेरे सीने पर और मेरे 600 रुपये और ये लर छीन ली। उसके बावजूद मैं थाने गया था। इस्लामनगर थाने में उन्होंने मेरे लिए 12 घंटा बैठा रहा इंस्पेक्टर साहब ने, और मेरे पे झूठे मुकदमा से धमकी देते हुए कोई कार्रवाई नहीं थी। और उसके बाद भी तमंचे पर आताश नाम से लवंडे का फोटो अभी भी वायरल हो रहा है, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बेटा इस्लामनगर मेले में मेला देखने गया, उनसे वापस हो रहा था, उनमें बदमाशों ने घात लगा के मेरे बेटे को पकड़ लिया। उनने एक बेटे पे 600 रुपये छीन लिए और एक चेन छीन ली। मेरे गांव का ही आकाश पुत्र छोटे लाल, उनने मेरे बेटे से घटना करी। मैंने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस को सूचना दी, मैं थाने फिर गया, बुलाया कल ले आना। हम लगातार 8 दिन थाने जाते रहे, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। उनकी नेतागिरी पलंग से आ रही है, हमारा नेता तो कोई है ही नहीं। मेरा मामला ये था। फतेहपुर 84 में सेवानिवृत्त फौजी लल्लू राम की जमीन पर भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। विरोध करने पर परिवार की 80 वर्षीय वृद्धा की बेरहमी से पिटाई करी है, जिससे उनकी स्थिति गंभीर बनी है और आपको बता दें उन्हें हैलेट अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई में गंभीर लापरवाही बरत रही है और भू माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आदेश के बावजूद प्रशासन की खामोशी और अक्रियशीलता सवाल खड़े कर रही है, बड़े सवाल अपने आप में खड़ी कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने स्थानीय भूमाफियाओं और प्रशासन से मिली भगत का आरोप लगाया है। मामले में जिले में हड़कंप मचा है और नागरिकों में सुरक्षा और न्याय की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार राजपूत की रिपोर्ट। ये हवे कि 1762 में हमारा ये खेत हवे जो दबौली और फतेहपुर दबौली मार्ग पे जो हवे 1762 नंबर, उसमें हमारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? धीरज कर रहे हैं, पंकज कर रहे हैं, हमें सूरज कर रहे हैं, हमें यही सब लोग हमें द्विवेदी परिवार के हैं। अच्छा और लोग भी हैं। अच्छा, तो इसे ये किस आधार पे कब्जा कर रहे हैं? इनके नाम पर जमीन है कि आपके बुजुर्गों के नाम पे है कि आपके नाम? हमारे बुजुर्गों के नाम, ये मेरे पिताजी बैठे हमें, इनका लल्लू नाम हवे, ये पूर्व सैनिक हमें, जी जी, भूतपूर्व सैनिक रहे हमें। अब इनकी 82 साल उम्र है, ये इधर उधर आने जाने की नहीं, और बुजुर्गी संपत्ति ये खेत हवे 100 साल पुराना चाहे देखा जाए, फिर भी ये मेरा ही है। अच्छा, ये आपका है, तो इसमें किस प्रकार की समस्या आ रही, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग सब जबरदस्ती ले रहे हमें। ये देखो हमारे इंतखाब है, ये इंतखाब है 1762, ठीक है। और ये इंतखाब, ये खसरा खतौनी है जो कि पूरा विवरण है। ये खसरा है, जी जी, ये जी जी जी, ठीक है। और ये इसका नक्शा है, ये नंबर है 1762, जी जी, ठीक। और ये हमने एप्लीकेशन दी शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी मणि को, ये एप्लीकेशन हमने दी, जी, ठीक है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी हमने दी, जी। शासन प्रशासन तक का हम बहुत परेशान रहे, दौड़ते धूपते रहे,
और ये न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। वृंदावन पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए जिया प्रताप बाजार स्थित एक अवैध आतिशबाजी के गोदाम को पकड़ लिया है। कोतवाली प्रभारी संजय पांडे की टीम ने छापा मारकर लाखों रुपए की कीमती पटाखे और देसी बम जब्त किए हैं। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें, गोदाम धनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने बरामद आतिशबाजी के सामान की तोल पर जांच की, उचित कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई जो प्रशासन की सतर्कता और दीपावली से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल को दर्शाती। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सक्रियता की सराहना की और कहा है कि समय रहते इस तरह से कार्रवाई करना अच्छा काम है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, उसको टाल दिया है पुलिस ने। वृंदावन से अमित शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली के त्यौहार के दौरान आज हमारे डीजीपी साहब द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत सघन चेकिंग अभियान और इंटेलिजेंस के आधार पर पटाखों का अवैध भंडारण, मैन्युफैक्चरिंग और सेल के खिलाफ अभियान चल रहा था, जिसमें बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए वृंदावन थाना क्षेत्र में एक बड़ा भंडारण हमने पटाखों का पकड़ा है और इसमें मुकदमे की कार्रवाई और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। क्या कीमत? ये एमआरपी के आधार पर इसकी कीमत 5-6 लाख रुपए करीब मानी। देश की अगर हम बात करें तो देश की सियासत में केरल की घटना ने हलचल मचा दी है। केरल में आरएसएस से जुड़े आनंद जी आत्महत्या के बाद जो है संगठन पर शोषण के आरोप लगे हैं। जी आपको बता दें, आनंदू अजी की आत्महत्या के बाद संगठन पर शोषण के आरोप लगे हैं। आत्महत्या से पहले आनंदू ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर हुए शोषण की जानकारी साझा की थी और इसी बीच कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। राहुल गांधी वाल्मीकि परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पहले परिवार ने मिलने से इनकार किया। बाद में जब राहुल गांधी उनसे मिले तो परिवार ने कहा कि उन्होंने शासन के दबाव में ऐसा किया था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है आप भी सुने, क्या कुछ कहा है उन्होंने। इस समय हम बता दें, जहां पूरे भारत में बिहार को लेकर चर्चा बना हुआ है, उसी जगह आप देखेंगे कि भारत की सियासत में एक भूचाल आ गया है। वो भूचाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक कार्यकर्ता को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पूरी तरीके से घेरे हुए। क्या प्रकरण है कि उस केरल के उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता के साथ क्या शोषण किया गया, ऐसी कौन सी उसके साथ जो बात हुई, उन्होंने आत्महत्या कर लिया और उसके पश्चात एक सुसाइड नोट भी लिख कर देते हैं, जिसके सामने आरएसएस पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से देखा गया कि जिस तरीके से रायबरेली में वाल्मीकि की हत्या हुई, राजनीति के चरम सीमा पर चलने के साथ साथ एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष आपस में आमने सामने हुए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। आइए इन सभी मुद्दों पर उनसे बात करते हुए इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या होना चाहिए आने वाले भविष्य को लेकर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। जी आजकल आप देख रहे हैं कि केरल की जो घटना है पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। सबसे बड़ी चीज है आरएसएस के उस स्वयंसेवक की बात कर रहे हैं जिसका कि बचपन से शोषण किया गया और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के पश्चात उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इन्हीं सब आरएसएस के आचरण की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। क्योंकि जब जो व्यक्ति, जो संस्था संगठन आरएसएस है, वो हम लोग जानते हैं कि जहरीला संगठन है। जब गांधी जैसे व्यक्ति को दुनिया के लोग राष्ट्रपिता करके संबोधित करते थे, सम्मान करते थे, जब आरएसएस के लोग उनकी हत्या कर दिए, जो आजादी की लड़ाई के लिए दुनिया के सामने एक ऐसा प्रस्तुत किया, स्वरूप प्रस्तुत किया कि हमें हमारे देश को आजादी मिली, जब इतना जघन्य कांड वो कर सकते हैं तो ये तो उनके सामने कोई छोटा कांड है। उस लड़के पर तरस आती है। 4 साल के से उसका मतलब कि उसका आप समझिए कि
शोषण किया जा रहा था, भौतिक शोषण किया जा रहा था, उसके साथ व्यभिचार किया जा रहा था। इतनी उम्र में पहुंच के इंजीनियर होने के बाद जब उसको इतनी आत्मग्लानि हुई तो उसने आत्महत्या किया। और आत्महत्या करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा, वो अगर आप ये सोचते हो खाली हमारे देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं कि योगी और मोदी के राज में क्या हो रहा है। योगी का राज उत्तर प्रदेश में, मोदी का राज और अमित शाह का पूरे देश में, दुनिया के लोग थूक रहे होंगे आरएसएस पे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं आरएसएस नागफनी का एक पौधा है। विधायक जी, हम आपको रोकना चाहेंगे कि अगर आरएसएस में आज पुरुष के साथ ऐसा हुआ तो यदि महिलाएं होती, क्या आरएसएस में महिलाओं का क्यों मतलब उसमें प्रवेश नहीं है क्या? देखिए, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री ने 100 साल आरएसएस का गुणगान गाया है, कभी नहीं बताया कि क्या कारण है कि महिलाओं को आरएसएस का कभी मुखिया नहीं बनाया गया। लेकिन आज के तारीख में ये कह सकता हूं कि अच्छा है कि महिलाएं वहां नहीं है। जब पुरुष के साथ ये हो रहा है तो महिलाओं के साथ क्या होगा, क्योंकि आरएसएस जो है ये नागफनी का पौधा है, ये पतझड़ में भी झड़ता नहीं। इसलिए इसको जब तक पूरे देश के लोग जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक देश को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा। ये गैर मतलब इस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कैसे इसको सुविधा मिलता है। जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसके मुखिया को जेड श्रेणी की सुविधा दी गई है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कोई बताने वाला नहीं कि किन कारणों से उनको दिया, उनको पर क्या खतरा है। अभी आप देखेंगे कि राहुल गांधी रायबरेली गए थे वाल्मीकि परिवार से मिलने, वहां पे उत्तर प्रदेश शासन ने राहुल गांधी को परिवार से मिलने नहीं दिया गया और कुछ बयान ये जारी हो रहा है कि वो राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते। क्या ये प्रकरण है? देखिए, ये साजिश है सत्ता पक्ष की, अधिकारियों की साजिश है, उनसे कहलवाया गया होगा। ये आप ये जानिए कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का संवेदना नहीं मरा है। सत्ता पार्टी के नेताओं का, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उनकी संवेदना मरी हुई है। खुद तो जाएंगे नहीं वहां पे पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए, खुद तो जाएंगे नहीं उनको आर्थिक मदद करने के लिए। अभी पिछले जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जा रहे थे आर्थिक मदद देने के लिए, उनको लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर राहुल गांधी जा रहे हैं तो उनकी संवेदना है ना, पार्टी की संवेदना है, वो मदद करने जा रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हो, किस कारण से रोक रहे हो भाई? आपके सत्ता पक्ष के लोग तो जा नहीं रहे हैं, योगी जी तो वहां जा नहीं रहे, रायबरेली तो गए नहीं, बिहार घूमने का उनको समय है, बिहार में चुनाव प्रचार करने का समय है। और जिस प्रदेश के मुखिया हैं और हर जाति, हर समुदाय, हर समाज के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उनको वहां जाना चाहिए। और अगर नहीं गए तो जो कोई जा रहा था आप उसको रोक के क्या दिखा रहे, तानाशाही दिखाना चाहते हो, पुलिस के बल पे सत्ता दिखाना चाहते हो। भूल जाते हो कि यही पुलिस है, पुलिस को उत्पीड़न के खिलाफ आप पार्लियामेंट में रो रहे थे, तब आपकी कड़ी सेना नहीं दिखाई पड़ी, तब आपका विश्व हिंदू परिषद नहीं दिखाई पड़ा, तब आपका अंदर वो गुरु नहीं दिखाई पड़ा जो आज दिखाते हैं। वही योगी जी है ना, मेंबर पार्लियामेंट थे ना। आप सत्ता में हो इसलिए ना आपके पास ताकत आ गई है, तो उस ताकत का दुरुपयोग मत करिए। कौरवों की तरह इस पूरी बहुमत का नाजायज फायदा मत उठाइए। पांडव जाग चुके हैं और पांडव अब इस कौरव को खत्म करेंगे, क्योंकि जानते हैं ना कि ये लोग जो आरएसएस का संगठन है ना, ये शकुनी की तरह सरकार को राय देती है। और यही फर्क है, पांडवों को कृष्ण जी, अर्जुन को कृष्ण थे, ये लोग शकुनी से सलाह करते हैं, आरएसएस जैसे संस्था से सलाह करते हैं। इससे देश तबाह हो रहा है, देश का आबो हवा बिगड़ रहा है और जुल्म का इंतहा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़कर बिहार गए हैं। वहां पे बिहार में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से विकास की बात कर रही है एनडीए, लेकिन जो विपक्ष है इंडिया अलायंस बुरके की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज वहीं पे देख रहे उनके ही साथी ओम प्रकाश राजभर वहां ताल ठोके हुए। ये क्या उन लोगों का सामंजस्य है? क्या कहीं कुछ अंदर खाने चल रहा है या फिर ओम प्रकाश राजभर विरोध में आ रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर गए हैं वोट काटने के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तौर पे भेजा है। जैसे भी मायावती जी की जो रैली हुई वो साजिश के भाजपा के सहयोग से रैली हुई, ताकि ये समाज में मैसेज जाए कि एनडीए का ये जो इंडिया गठबंधन है ये कमजोर है, मायावती आगे बढ़ रही है। तो सब देश की नजर है। और आप वहां जाकर के बिहार में आपको रायबरेली जाने का फुर्सत नहीं, फतेहपुर जाने का फुर्सत नहीं है, दूसरे को जाने नहीं दे रहे। आप अपनी उत्तर प्रदेश को नहीं देख रहे जहां की महिलाएं
चूनर की उम्र में कफन ओढ़ रही हैं और आप बिहार में जाकर के आप बुर्के की बात कर भूल जाते हो कि यह देश अगर धोती का है तो कुर्ता का भी है, यह देश अगर लुंगी वालों का है तो बुर्का वालों का भी है। कोई चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश में आप संविधान का शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सोचना चाहिए। आप बुर्के की बात करने गए हो, महिलाओं का आपकी पार्टी ने महिलाओं के साथ किस तरीके से फोर लेन पे क्या क्या किया, हर जगह घटनाएं हैं, उसके बावजूद भी आप एक समाज की बात करते हो, जाकर के नफरत का वातावरण पैदा करते हो। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग कहा करते हैं कि हमें नफरत का पहाड़ा याद न रहा, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुड़ा जानते हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं आप, बिहार का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठा बनी है इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए। क्या आप देखते हैं कि आने वाले चुनाव का परिणाम इंडिया के पक्ष में जाएगा? क्या वहां परिवर्तन होगा? नीतीश सरकार का जो 20 साल से चले आ रहे, क्या आपके संकल्प जो हैं वो वहां की जनता को अपनी तरफ मोड़ सकती है? देखिए, पूरे देश में आफत ही आफत है, राहत का कोई पता नहीं है, लेकिन केवल लोग सियासत कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि जनता किस आफत को झेल रही है। और वहाँ सियासत करने के लिए वहाँ जाओगे तो आप कहोगे बतासा बांटोगे, दूसरे जगह वालों को कहोगे बतासा बांटते हैं। आप क्या कर रहे हो? अगर आपको कोई कानून बनाया, सोनिया जी ने जब कानून बनाया, जब किसानों का कर्ज माफ किया, तो एक प्रदेश के लिए किया, एक जाति के लिए किया, एक धर्म के लिए किया, एक मजहब के लिए। जब उन्होंने मनरेगा का कानून किया तो सबके लिए किया ना। तो और आप वहां जाके चुनाव आए तो 10,000 रुपया महिलाओं को घूस देने की बात कर रहे हैं, तो आप तो खुद ही लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी पूरी जनता जान रही है कि इस सरकार से विश्वास उठ गया है, बिहार में भी परिवर्तन होगा। पलटू राम को अब पलट के दिखाएगी जनता वहां की। आप मीडिया वालों से सुनते होंगे, लड़के का बयान आ रहा है, किस तरह से छोटा बच्चा किस तरीके से उसकी पीड़ा, उसकी भार, उसके शब्दों पर मत जाइए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन वहां के लोगों की फीलिंग को उसने बताया कि वहां क्या हो रहा है। एक अंतिम प्रश्न था, अभी गुजरात मंत्रिमंडल से 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। क्या गुजरात मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर या फिर गुजरात में बीजेपी के अंदर खाने कोई बगावत चल रही है, क्या है? देखिए, जब से राहुल गांधी ने जनगणना की बात की, जाति जनगणना की बात की, तब से हालत पूरे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश स्तर की चाहे राष्ट्र स्तर की हो, हालत खराब है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आज मैं देख रहा था कि उन्होंने पिछड़े वर्ग को राहत देने की बात करी, इसके पहले नहीं समझ में आया था। जैसे मुख्यमंत्री वही गुजरात में करने जा रहे हैं कि उस मंत्रिमंडल में ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, अब वहां पे मतलब पुनर्गठन करके बैकवर्ड को दे करके वो बिहार में मैसेज देना चाहते हैं। ये इनका चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन वो सोचते हैं कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। उनके जो मंत्री हैं उनके सहयोगी हैं निषाद पार्टी के संजय निषाद ने जो कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से जातिगत आधारित रैलियों पे सभाओं पे प्रतिबंध लगाया है, तो उनके ही मंत्री कहने कि जिस तरीके से 2024 में उनको शिकस्त खानी पड़ी, आने वाले चुनाव में भी शिकस्त खानी पड़ेगी, तो वो जो शिकस्त खाएंगे तो वो खेमा किस तरफ जाएगा? देखिए, जब मैंने कहा कि जब राहुल गांधी ने नहीं कांग्रेस ने जनगणना की बात की, इनको ये समझ में आया कि अब चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, अब लोग सजग हो गए हैं, तो उन पर कैसे प्रतिबंध लगे, कोई ना कोई कानून बना करके प्रतिबंध लगाने की साजिश कर रहे हैं। ये गैर कानूनी कदम है उनका, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज करेगा तो ये बदल जाएगा, ये उनकी हैसियत नहीं कि इस तरीके के कानून पारित कर सके। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बलिया में थे, बलिया में से उन्होंने कहा कि आरएसएस से प्रतिबंध लगना चाहिए, और उन्होंने एक नसीहत ओम प्रकाश राजभर को भी दिया। वो नसीहत की उनको बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको यहाँ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से, सहयोगी दल से पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद। तो ये आरएसएस में प्रतिबंध क्यों? देखिए, ये लोग आरएसएस के लोग कल क्या बोल रहे हैं, इसके पहले हर यहाँ के उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के अकलियत के लोगों को तालिबानी कह के संबोधित करते थे। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि तालिबान के एक नेता को कितना सम्मान दिया गया, उन पर फूलों का वर्षा किया। जयराज जी ने ये कहा है
तो निश्चित रूप से हमको याद आता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निर्णय लेकर के ये आरएसएस में बैन लगाया था। पूरे देश की जनता की मांग है, कांग्रेस की मांग है, हम सब की मांग है कि इस संस्था पर बैन लगना चाहिए। ये गैर रजिस्टर्ड संस्था है, इसके कारनामे उजागर हो रहे हैं, जिसका देश के आजादी में कोई योगदान नहीं था, जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, जो अंग्रेजों की खुफियागिरी करते थे, जो सुभाष चंद्र बोस को गलत मानते थे। तो ऐसी संस्था को भारत की कोई जरूरत नहीं है देश में। चौधरी जी, एक अंतिम प्रश्न है कि इस समय आप जो देख रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला बोला है, ये था कि जब तक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो अपने आप को सनातन कहती है, हिंदू की बात करती है, आज तक उन्होंने गौ हत्या पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने ये भी कहा जो गौ माता की जय बोलता है वो मेरा भाई है। वहां जब मुख्तार अंसारी ने वहां कहा गौ की हत्या बंद होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरा भाई है। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान शंकराचार्य को बीजेपी कार्यालय से पहले ही उनको रोक दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया। वो क्या लग रहा है कि वही शंकराचार्य जो सनातन की बात करते थे आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं, योगी का विरोध कर रहे हैं। ये किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यह देश जो है कई धर्मों का देश है, कई जातियों का देश है। इसको धर्म और जाति से अलग एक तरीके से नहीं देखा जाता। सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आप भूल जाते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने सहयोग नहीं किया था, वो शहीद नहीं हुए थे। आप भूल जाते हैं कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आप भूल जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब एक दया जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा आबिद हसन सामरानी ने दिया था। और उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा क्या कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था। ये कौन थे? ये देशवासी थे, हिंदुस्तान के निवासी थे। आप इनको मुसलमान कह करके ये दिखाना चाहते हो कि देश में केवल सनातनी का योगदान है। वही तो मैंने कहा, सनातनी आरएसएस के लोग हैं, कहां देश की आजादी में हिस्सा लिया था? तो इस तरीके की जब ये बात गौ हत्या की जो बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं, शर्म नहीं आती कि पूरी दुनिया ने दिखा दिया कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय मतलब बीफ का मांस का एक्सपोर्ट भारत से होता है। और आप उन संस्थाओं से, उन कंपनियों से आप चंदा लेते हो, शर्म नहीं लगती? और आप जनता के बीच में जाकर के हिंदूवादी की बात करते, हिंदुत्व की बात करके अब गाय पर हत्या पर रोक लगाने की बात करते हो। तो पहले जाए जहां करते हो वहां तो रोक लगा दो। क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? क्यों आप उनसे टैक्स ले रहे हो? क्यों चंदा ले रहे हो? तो ये दिखावे की बात है। अगर हमारी श्रद्धा गाय माता से है तो है, जिसकी न हो, जिसकी किससे भी असर है, किसी का हवा से, किसी का पानी से, किसी तालाब से, तो सबको अलग अलग स्वतंत्रता है। आप तो जानबूझ के खाली ड्रामा करते हो, हकीकत से कोई वास्ता नहीं आपका। आप चाहते हो कि मुद्दा को भटका दे। गरीबी पर आपका ध्यान नहीं जाता, बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, नौकरी नहीं पा रहे, किसान त्रस्त हुआ है, जो अन्नदाता है उसी के साथ अन्याय हो रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं। हम खाली राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर का सबका दुरुपयोग करके हम दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में कहाँ क्या अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारी नजर उस पर नहीं है, कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस के लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। कांग्रेस योजनाओं की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस इंसान की राजनीति करती है, कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति करती है। कांग्रेस का नफरत से कभी संबंध नहीं रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिर्जापुर कांग्रेस के पूर्व विधायक भगत सिंह चौधरी, जिन्होंने बड़ी ही गूढ़ता से और बेबाकी से सारे मुद्दों पे अपने विचार रखे और ये बताया जिस तरीके से भारत में ये भूचाल आ रहा है, देश की सियासत में एक हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ आरएसएस पे इतने बड़े इल्जाम लग रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर बनता है। अब तो ये देखते हैं कि ये आरएसएस के ऊपर जो सवाल उठे हैं, जो इल्जाम लगे हैं, वो जांच में क्या आता है और आरएसएस पे इस पे कितना अंकुश लगाती है बीजेपी और आरएसएस, जिसे एक ही माना जाता है। आने वाले चुनाव में ये अपना किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही ढेर सारे मुद्दों पे जानकारी के लिए, इंटरव्यू के लिए बने रहे न्यूज 21 के साथ। और अगली खबर बहराइच से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें
जिले के नानपारा हाईवे पर सनसनीखेज वारदात हुई है। वहीं फुलवारिया पेट्रोल पंप टंकी के पास साइकिल सवार एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी है। हमला इतना ज्यादा भयंकर था, इतना तीखा था कि युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, दुखद खबर है जहां मृतक की पहचान गुलशन ढाबा संचालक के भाई के रूप में हुई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही नानपारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की पहचान में जुट गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें यूपी एसटीएफ को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने कोतवाली देहात क्षेत्र से 3 किलो 440 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ कुख्यात तस्कर सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी नानपारा कोतवाली के कहारन टोला का निवासी है। वहीं बता दें, जानकारी के मुताबिक सोनू नेपाल के तस्करों को डिलीवरी देने जा रहा था, तभी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया है। बरामद ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है करीब 24 करोड़ रुपए की आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपी की पूछताछ के लिए एसटीएफ की टीम लखनऊ लेकर गई है। बता दें आपको, ये कार्रवाई जो है अंतर्राज्यीय और सीमा पार ड्रग नेटवर्क पर एसटीएफ की बड़ी चोट मानी जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर देख रहे हैं, जहां गुरबख्शगंज स्थित सीएलसी बाल विद्यालय में दीपावली उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी संजय सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर रविकांत पांडे, साथ ही एसबीआई मैनेजर तरबेज अंसारी सहित बड़ी गणमान्य उपस्थित रहे हैं। विद्यालय के संरक्षक अशोक शुक्ला, प्रबंधक मोहित शुक्ला और डायरेक्टर रोहित शुक्ला ने गणेश लक्ष्मी पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। बच्चों को मिठाइयां और उपहार भी वितरित किए हैं। वहीं प्रधानाचार्य छवि वाजपेयी ने बच्चों को सुरक्षित दीपावली मनाने की सलाह दी है। शिक्षिकाओं ने रंग बिरंगे रंगोली बनाई है और विद्यालय को दियों से सजाया है। बच्चों ने आतिशबाजी और मिठाइयों का आनंद लिया है, वहीं जिससे विद्यालय परिसर खुशियों और रोशनी से जगमगा उठा। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।